Jain sir, जय शुभम, हाउ आर यू? I'm good sir and thank you for asking. But अभी right now अभी हमारे व्यूअर स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं और वो चिट्टा है सारे एग्जाम्स में स्पेशली 2020-2021 का कि आपने एक एक क्वेश्चन पिक करा है कौन सा कहाँ से आया है एंड आई बिलीव यू आर द मास्टर राइट नाउ जो बता सकता है लास्ट मोमेंट पे हर सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्या मैं आप पे सर काउंट कर सकता हूँ इस बात पे? हाँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बट कोशिश पूरी कर सकता हूँ कि आपके नेक्स्ट में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं हर या किस सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक से। फिक्स क्वेश्चंस हाँ, होते हैं, आप ये बात कह रहे बिल्कुल हैं? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। चलिए पहले आपके सब्जेक्ट से करते हैं सर, आप हिस्ट्री पढ़ाना पसंद करते हैं। हिस्ट्री में ऐसा क्या है जी, जो उन्हें पढ़ें जो श्योर श्योर क्वेश्चन दिख जाए? देखिए हिस्ट्री इज लाइक टोटली अनप्रिडिक्टेबल। सबसे पहली बात, ओके। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन एनालाइज किए मैंने, उसमें एक चीज निकल के आई कि कभी क्वेश्चन मॉडर्न से उठ रहे हैं, कभी क्वेश्चन मेडिवल से उठ रहे हैं, कभी क्वेश्चन एंशियंट से उठ रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं मैक्सिमम। तो अगर हम एंशियंट की बात करें, तो एंशियंट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पढ़ोगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ोगे, वैदिक पे आओगे, तो वहां पे बच्चा होने लगता है कंफ्यूज। तो उसे लगता है भाई मेरा तो इतने में पढ़ ही नहीं पाऊंगा इतना बड़ा टॉपिक। लेकिन अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं, आपके पास एक मंथ है और आपको पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, तो एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप इन टॉपिक्स पे फोकस कर लो। आपके 90% चांसेस बन जाएंगे कि क्वेश्चन जो आएगा उसको आप क्लिक कर जाओगे। एंशियंट में स्टार्ट करो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके कुछ फीचर्स। जैसे आपने पढ़ लिया ग्रेट बाथ के ऊपर, सीटाडेल के ऊपर पढ़ लिया, टाउन प्लानिंग पढ़ लिया। क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आप एसएससी में नहीं पढ़ रहे हो कि आपसे पूछेंगे हड़प्पा की खोज किसने की। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर उठा तो उठा, क्योंकि सबको पता है ये। ठीक है, तो आपने फीचर्स पढ़ लिए। फीचर्स पढ़ने के बाद कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उन साइट्स में जो एक्सकवेशन हुए उनको केवल पढ़ो आप। अगर मैं प्रिसाइजली बताऊं, हड़प्पा का पढ़ो, मोहनजोदारो पढ़ो, राखीगढ़ी पढ़ो, कालीबंगन पढ़ो। इतने में अगर आप और थोड़ा सा इन डेप्थ जाओगे तो आपका काम हो जाने वाला है। बट 5 से 6 साइट्स ही पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैंने हड़प्पा पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि हड़प्पा में एक एक चीज पढ़ के बैठना, नहीं। ऋग्वैदिक पेज में आओगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है उनकी सोसाइटी के ऊपर। ये नहीं कि वहां पूरा पढ़ने बैठ जाओगे आप लोग। थोड़ी एक दो चीजें पढ़ो, वहां पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन प्रिसाइजली आपको 2-3 चीजें हैं वैदिक एज में जो फोकस करनी है। पहली बात है वेद। वेद के अंदर वेदों के जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग उसके जो ब्राह्मण हैं, इन पे थोड़ा से इनके फीचर्स पढ़ लेना है। एंशियंट इंडिया में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो पहले 2 टॉपिक हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद महाजनपद। अब महाजनपद में अक्सर होता क्या है, बच्चे पूरे 16 के 16 पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं नहीं पढ़ना, केवल एक पकड़ो, मगध। मगध में भी अब ये नहीं कि आप स्टार्ट करोगे हर्यक डायनेस्टी पढ़ी, शिशुनाग पढ़ी, नहीं। स्टार्ट करो डायरेक्टली मौर्य से। मौर्य के पहले थोड़ा सा जाओगे, अलेक्जेंडर से स्टार्ट कर दोगे, धनानंद से काम बन जाएगा आपका। अब मौर्य में ये भी नहीं कि मौर्य का इन डेप्थ जा रहे हो पूरा, क्योंकि मौर्य इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, या अगर मैं आपको बताऊं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि वो टॉपिक आज प्रेजेंट में रिलेट कर रहा हो। यूपीएससी जो कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका रिलेशन प्रेजेंट में होता है। अब मौर्य से अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि मौर्य के द्वारा जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किए गए हैं, या फिर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हैं, जितनी भी चीजें कई की गई हैं, वो आज प्रेजेंट में हम देख रहे हैं। इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। ओके। और उससे भी ज्यादा अशोका अगर आप देखोगे तो अशोका में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। लेकिन मौर्य रिलेट करता है रिलीजन से, जहां पे बुद्धिज्म जैनिज्म दो आएंगे। तो इसी के साथ आपका बुद्धिज्म जैनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार आपको सवाल दिखेगा, फॉर श्योर है, बुद्धिज्म जैनिज्म से या रिलेट करके मौर्य से सवाल जरूर से जरूर दे देते हैं। उसके बाद जो बुद्धिज्म जैनिज्म तो पक्का पढ़ना है, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म मौर्य ये जरूर से जरूर ऑन प्रायोरिटी पढ़ो। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में भी आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, वो पढ़ने हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए थे, वहां की सोसाइटी जो थी, उस सोसाइटी का सिग्निफिकेंस क्या था। इतना पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा। अब एक सवाल उठेगा, क्या सर हमको पोस्ट गुप्ता रूलर्स नहीं पढ़ने?
तो बेटा फिर कहूंगा, अगर पोस्ट गुप्ता रूलर्स पढ़ने पे आओगे कंफ्यूज हो जाओगे, साउथ इंडियन किंगडम पे आओगे, वहां पे आप देखोगे चालुक्य, पल्लव, वो सब आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं कहता हूं छोड़ दो, 1 महीना बाकी है। अगर आप प्रिसाइजली पढ़ना चाह रहे हो और अपने चांसेस इंक्रीज करना चाह रहे हो इन टॉपिक्स से, तो एंशियंट इंडिया में आपको पढ़ना क्या है, मोस्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले बुद्धिज्म जैनिज्म, फिर पढ़ लो मौर्य, फिर पढ़ लो गुप्ता। जब इतना पढ़ लेना उसके बाद आना वैदिक पे, उसके बाद आना इंदस पे। लेकिन अगर ये टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। तो एंशियंट इंडिया इतने में आपकी हो जाएगी। मेडिवल पे आते हैं। अब मेडिवल में ये नहीं कि स्टार्ट करोगे डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत से, बोलोगे हाँ पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर एज ऑन पढ़ते चले जाएंगे। नहीं, आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले फोकस करना है जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। उस टाइम पे भक्ति सूफी मूवमेंट चले थे, उस पे जरूर से जरूर फोकस करना है। सबसे पहली चीज जो आपको मेडिवल इंडिया में पढ़नी है वो है भक्ति सूफी मूवमेंट। सेकंड जो चीज पढ़नी है वो है ट्रैवलर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स आए थे मेडिवल इंडिया में, उनके बारे में पढ़ना है। और उसमें पढ़ना क्या है, आपको फोकस उस पे नहीं करना कि आप एग्जैक्ट पढ़ रहे हो डेट उनकी कब वो आए थे, नहीं, आपको फोकस करना है किसके रीन में आए थे, जब वो आए थे तो राजा कौन था, और अगर आए थे तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता, उन्होंने रिहला लिखी थी। तो अब कभी कभी कई बार यूपीएससी में सवाल आया है, एनडीए में सवाल आया है, सीडीएस में सवाल आया है, सीएपीएफ में भी सवाल उठा है। अब बोलो सर इसमें कैसे पढ़ें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिसाइज होकर ट्रैवलर्स के ऊपर फोकस करना है। और ये स्टार्ट होगा कहां से, ये आपका 1191 की बैटल से स्टार्ट हो जाएगा सारा का सारा, जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी। ठीक है, अब मेडिवल हिस्ट्री में आपका ये फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, इतने में ही हो जाएगा। सेकंड फेज जो शुरू होता है वो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, जो कि 1526 की थी। इसके बाद से जो मुगल फेज शुरू होगा, इसमें ये नहीं कि सारे के सारे रूलर्स पढ़ने पे आ गए हो, नहीं, आपको पढ़ना क्या है, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई है, उन बैटल्स में जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं, इन पे सवाल कई बार उठता है, बहुत बार सवाल उठता है। और जैसे ही अंग्रेजों की एंट्री होती है, स्टार्टिंग तो पोर्चुगीज से 1498 में देखोगे, पोर्चुगीज आएंगे, डच आएंगे, फ्रेंच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, तो आपको इनके आपस इंटरनल मैटर्स में थोड़ी थोड़ी कुछ फीचर्स होंगे। अब इसको पढ़े कहां से, आप कुछ मत करो, स्पेक्ट्रम की बुक उठाओ। ये नहीं पूरी स्पेक्ट्रम उठा के खोल लोगे, नहीं, आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम में उस टॉपिक पे जाना है जहां पे इंपॉर्टेंट ट्रीटीज वाला है। आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसी में आप लोग को नीचे जब एकदम लास्ट ग्लिम्स पेज होता है, वहां पे बस उसको एक बार पढ़ लो, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा वहां पे। अब बात समझो यहाँ पे। फिर आती है मेडिवल हिस्ट्री में जो मुगल एम्पायर है, उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां आपको रूलर पढ़ना है वो है पहला हुमायूं, अकबर। इन दोनों में आपका काम हो जाएगा अच्छा खासा। बाबर का क्या है, वो बेचारा 1526 में था, 4 के साल रहा, चारों के चारों साल बेचारे लड़ाई की, 1530 में चल बसा वो, तो वो उनका कोई काम ज्यादा नहीं बन पाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बैटल लड़ी उसने, बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, फिर उसके बाद एजॉन आप खानवा देखोगे, तो ये सारी बैटल्स लड़ी, बट आपको उस पर फोकस उतना ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा आपको, तो इन चीजों को नोट डाउन करते रहिए। तो मेडिवल हिस्ट्री आपकी कहीं देखोगे 1707 में आती है, औरंगजेब भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं मुगल में कितने रूलर्स को पढ़ना है, पहले आप पढ़ लो हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इन 3 पे मेजर फोकस रखो। शाहजहां भी इंपॉर्टेंट है, तो 3-4 रूलर जब आप पढ़ लोगे, या मैं और प्रिसाइज बोलूं 1707 से पहले जो मुगल है केवल उनको पढ़ लो बस, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना आपको, उसके बाद सब फालतू के रूलर्स हैं। उसी के बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया जो होती है वो भी 3 फेजेस में डिवाइड होती है, जिसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई ये आपका मॉडरेट फेज है, ये आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज है, या आपका गांधीयन फेज। तो जो हमका 1858 की बैटल होगी, तो यहाँ पे हम पहले तो एक मूवमेंट सेक्शन अलग होता है, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक एक अलग टॉपिक बनता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा चुपचाप स्पेक्ट्रम उठाओ, उसमें सोशल रिलीजियस मूवमेंट के चैप्टर में जाना, लास्ट पेज खोलो, ये नहीं कि स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, लास्ट पेज खोलो, वहां पे आपको एज अ ग्लिम्स फॉर्म में सब कुछ मिल जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब कब आई हुई हैं। इनको जरूर से जरूर करके जाना, फॉर श्योर सवाल आपको मिलेगा, इससे पक्का है मिलेगा। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई,
पहले पढ़ो कौन सी बनाई, उसके बाद पढ़ो कि रीजन क्या था बनाने का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या बनाया, फिर कारण पढ़ो कि हाँ वुमेन जो सेक्शन था उसको अपग्रेड करके उन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है मॉडर्न इंडिया में, चाहे रटो चाहे समझो, लेकिन जरूर से जरूर पढ़ना। ठीक है, और अभी के लिए मॉडर्न इंडिया में ये मत स्टार्ट करना कि जब 80-85 में आपकी कांग्रेस आती है तो आप वन बाय वन एज अ होल सम सेशन रट्टा मारना शुरू कर दें, 80-85 में ये हुआ, 86 में यहाँ पे, नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की। आप सिर्फ और सिर्फ वहां इस पूरे सेक्शन को स्किप मार दो, क्योंकि आपके पास समय कम है। रटने बैठोगे, डेट्स आएंगी, कॉन्सेप्ट नहीं ले पाओगे। अगेन, अगर लास्ट 4 से 5 साल का ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, तो डेट्स बहुत कम पूछी जा रही हैं। डेट्स पूछी जा रही हैं, लेकिन पूछी जा रही है सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस वाली। ये पेपर में बहुत कम क्वेश्चन मिल रहा है कि भाई कांग्रेस का ये सेशन कब हुआ था। ठीक है, उसके पूछा जाएगा ये कि उस सेशन में कौन सा पॉइंट हुआ था, उस सेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट बात हुई थी, ये जरूर पूछा जाएगा। लेकिन अब जो मॉडरेट मूवमेंट स्टार्ट होगा वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो 1907 के बाद वाला पॉइंट है, जब बंगाल का डिवीजन है, उसके जो प्री वाला पार्ट है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे पढ़ सकते हो, कांग्रेस पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे जो अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव बनाए हमारे फ्रीडम के लिए। अगेन एक ही चीज बोलूंगा, बेटा यूपीएससी में सवाल वही उठता है जिसका प्रेजेंट में सिग्निफिकेंस हो, एकदम हवाबाजी में सवाल कभी नहीं उठता है। अगर आप कभी भी, आप नोटिस किया, प्री हिस्टोरिक पीरियड से बहुत कम सवाल उठ रहे हैं, रीजन ये कि हमें खुद नहीं पता उसके बारे में। आप 3 ऑथर की किताब पढ़ोगे और तीनों में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा और वहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो बेटा वहां पे वो किताब वाले खुद कंफ्यूज हो रखे हैं, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है। लेकिन हम चैलेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दे ऑल आर हिस्टोरियंस, उन्हें हमें नहीं श्योरिटी है, उनको श्योरिटी नहीं है। ये दीज आर बेस्ड ऑन कार्बन डेटिंग, जो एक डेट आता है सब लोग बोलते हैं शायद ये हो सकता है या शायद वो हो सकता है। अब अगर हम उन 3 हिस्टोरियंस को देखेंगे, उनका डेटा अलग रहने वाला है, तो अगले साल ये भी पॉसिबल है कि कोई नया एक्सकवेशन हो तो उनका डेटा बुक में फिर बदल जाए। ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक की बात कर रहा हूं, या मोर प्रिसाइजली बोलूं ये एंशिएंट इंडिया वाली बात है। तो एंशिएंट इंडिया में बिल्कुल भी डेट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, डेट्स को भूल जाओ। अगर डेट्स को समझना है तो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के लिए समझो, वो है आप डेटा को कैसे सिस्टमैटिक फॉर्म में देख सकते हो, ताकि आप गुप्ता को मौर्य के पहले ना ले आओ और मौर्य को गुप्ता के पहले मत ले आओ। ठीक है, ऑल्दो मौर्य गुप्ता के पहले ही है, तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके दिमाग में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर जो मेन पार्ट आपका अब क्रिएट होगा, गांधीयन फेस। गांधीयन फेस मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम चंपारण। वहां से इवन दो इस बार भी सवाल उठा था कि गांधी जी की फर्स्ट अपीयरेंस कहां पे हुई थी, जो बीएचयू वाली बात आती है। ठीक है, तो आपको जो आपका एक्सट्रीमिस्ट फेस उठेगा और जो आपका गांधीयन फेस उठेगा, यहीं से आपकी चीजें इंपॉर्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बोलो सर इंपॉर्टेंट क्या इसलिए है कि सवाल आएगा नहीं आएगा? आंसर इज नो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने हमारे प्रेजेंट को शेप किया है, और जिस भी चीज ने हमारे प्रेजेंट को शेप किया है वो चीज हमारी खुद के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फोकस किस चीज पे करना है? गांधी जी के जितने भी मूवमेंट हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम चंपारण, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर आप देखोगे यरवदा जेल वाला सीन, तो एज ऑन पहुंचते पहुंचते आपको 1946 तक लेके चलाना है चीजों को, कैबिनेट मिशन प्लान तक, और यहीं पे आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट होती है, साथ ही साथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मैं पूरा कंसाइज कर दूं, समराइज कर दूं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो इसमें एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, पास्ट का प्रेजेंट से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 चीजें मोस्ट है। पहला, जितनी भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इसको रट डाल लो। अगर आपसे रटा नहीं जा रहा है तो चुपचाप एक जहां इसका नोट बनाओ, नोट बना के आप स्टडी टेबल के सामने रख दो। ठीक है, आपकी हिस्ट्री इज लाइक एन ओशन, वो पढ़ ही नहीं पाओगे, कंप्लीट पढ़ने पे आओगे। तो प्रिसाइज हो कि अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो आपका काम एक हद तक बन जाएगा। और ये चीज मैं ऐसे हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं, ये जो डेटा मिला है, अगर आप इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको प्रिसाइज दिखेगा। जो टॉपिक उठ रहे हैं, अक्सर बोलते हो हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, बेटा हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई चीज होगी जो समझ में नहीं आ रही है। और आप, जरूरी नहीं है जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो पेपर में भी आए,
ये बिल्कुल गलत है। पॉसिबल ये भी तो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उससे क्वेश्चन ही ना उठ रहे हो और आप वहां पे दिमाग खराब कर रहे हो अपना, ठीक है। और कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं, मतलब इवन तो मेरे पास भी कई बार बच्चे बोले सर हिस्ट्री स्किप मार दें, तो मैं कहता हूं हिस्ट्री स्किप मार दो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट आपको ये गवाही दे रहा हो तभी मारना। नहीं तो होता क्या, स्किप तो मार दिया, एग्जाम से पहले आधा टेंशन एक खपा जाता है, अरे यार अगर हिस्ट्री से 30 सवाल आ गए तब मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो आपको ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये आप सिर्फ इसलिए पढ़ो ताकि आपका माइंडसेट एक जहां रहे कि हाँ भाई मैंने हिस्ट्री एटलीस्ट पढ़ी तो है, जहां कुछ नहीं हुआ थोड़े बहुत तो बरसात होना ठीक ही है ना, फर्टिलिटी रहेगी एटलीस्ट। तो हिस्ट्री का सेक्शन इतने में रखो। अब बोलो सर किताब कौन सी पढ़े, अक्सर डाउट आ जाता है। मैं अगेन कह रहा हूं कोई भी ऑथर की किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऑथर की किताब गलती से भी मत छूना। मतलब आपको 10 सजेशन मिलेंगे बट मैं जो आपको बता रहा हूं बेटा वो एक्सपीरियंस पे बता रहा हूं, प्लस जो डेटा देखा गया है सर उसके बाद आपने आप। काफी कुछ बता दिया, बट मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा। आपने एक लाइन बोली ऐसा भी हो सकता है हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आ जाए। एक्चुअली हिस्ट्री में 10 से 15 आते हैं नॉर्मल एवरेज, बट अगर आप राइट लास्ट सीडीएस देख लो, सीडीएस 2021, क्वेश्चन की संख्या थी 20, इसलिए राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर सर मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछूंगा, आप ट्राई मतलब आप बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा। सवाल ये है कि अगर आपने हिस्ट्री में ये टॉपिक कर भी लिए तो आप अंदाजन कितने क्वेश्चन आप अपने हिस्ट्री सेक्शन में कर पाएंगे? बी ऑनेस्ट सर। देखिए अगर आपने इतना कर लिया तो मैं नहीं बोलूंगा 20 में 20 करके आओगे आप, बट एटलीस्ट आप मोर देन 10 क्वेश्चन जरूर करके आओगे, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप पहले इन टॉपिक्स को पढ़ो, या पढ़ने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखो और उसका प्रॉपर जो एनालिसिस होता है, या तो जैसे मैंने किया है उस तरह से एनालिसिस करो आप। करने के बाद आपके सामने खुद डेटा निकल के आ जाएगा, तब आपको भरोसा होगा हाँ दिस इज राइट। चलो सर ने तो 10 बोल दिया, मैं कहता हूं वर्स्ट केस 8 मान के चलते हैं, या चलो राइट। और वर्स्ट केस में 2 केस रखता हूं, 6 रखते हैं, वर्स्ट केस 6। अब जरा बात को समझो, तुम्हें सिर्फ 20 नंबर चाहिए जीएस को क्वालिफाई करने के लिए। अभी सब्जेक्ट की संख्या है 6, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर को मिलाकर। अगर वो 6 के 6 में अगर 6 इंटू हर सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर मैं करूंगा तो आराम से आप 20 से ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर, आराम से। 24 क्वेश्चन का मतलब है आप 20 के आसपास नंबर लिया होगे। अब मैं जरा सर के 10 के नंबर मैं अपना एवरेज लो रख के 6 या 8 लेके ही चलूंगा, ठीक है। दोनों को प्लस करके देखेंगे कैसा हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे काउंट हो जाएगा। सर हिस्ट्री तो हो गई, लेट्स गो विद ज्योग्राफी। क्या राइट। ख्याल है ज्योग्राफी के बारे में? देखिए ज्योग्राफी के सेक्शन जो होते हैं अगर मैं डिवाइड करूं तो वहां पे स्टार्ट होता है जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ठीक है। अब इतने सेक्शन से आपके मैं कहूंगा 90% सवाल उठते हैं। मिसिलीनियस पार्ट एक अलग छोड़ दे, मिसिलीनियस पार्ट क्या हो गया, नेशनल पार्क वाला पार्ट हो गया, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं या कैनल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर आपके कभी कभी होता है कि वन वर्ड पूछ लिया जाता है कि जो आपकी सबसे ज्यादा फ्रेश लेक है, ये एक मिसिलीनियस पार्ट हो गया, उसको साइड कर दें। इवन दो रेलवे जोन वाले क्वेश्चंस भी आप देखेंगे तो ये एज अ होलसम मिसिलीनियस पार्ट में साइड कर दें। लेकिन अगर मैं कहूं कि जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन जो है, इवन दो इस बार देखा जाए 2 से 3 सवाल जियोमॉर्फोलॉजी से दिखे थे, ओवरऑल क्वेश्चन टोटल करीबन 20 सवाल थे ज्योग्राफी से। तो आप अगर देखोगे जियोमॉर्फोलॉजी से टोटल 3 से 4 सवाल सीधे सीधे मिलेंगे। अब बोलो सर ये तो एक बहुत लेंदी टॉपिक हो जाता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, अगर आपने एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है जो फिजिकल एनवायरनमेंट वाली है, तब तो वेल एंड गुड, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो पहले फोकस करो आप मिसलिनियस पार्ट पे, because it is not possible for you to study each and every term of the geography in NCERT। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है एनसीईआरटी में और वो समझ में नहीं आते कि अभी मैं आपसे पूछ लूं जो रिवर्स होते हैं वो मेंडरिंग करती हैं, मेंडरिंग करने के बाद वो ऑक्सबॉ लेक बनाती हैं। अब देख कर दिमाग खराब हो गया, अब ऑक्सबॉ लेक क्या होता है भैया, हमें समझ ही में नहीं आ रहा, तो वहीं पे किताब बंद करके रख देते हैं। तो इन डेप्थ अभी मत जाना, अगर एक बार आप पढ़ चुके हो ज्योग्राफी तो रिवीजन करो, लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो पहले मिसलिनियस पार्ट जरूर कर लेना, ठीक है। अब मिसलिनियस पार्ट में अगर मैंने जियोमॉर्फोलॉजी बोला तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपका पहले टर्म आता है रिवर्स, रिवर्स कैसे कटती हैं, रिवर्स कैसे बनती हैं। ये पढ़ने से पहले मिसलिनियस पार्ट पढ़ लो, रिवर कौन कौन सी हैं इंडिया में, आप देख रहे हो ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग, ये सब मिसलिनियस पार्ट आएगा, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, आप क्लाइमेटोलॉजी में पहले कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आप ये पढ़ लो कि भाई क्लाइमेट होता क्या है।
अलग अलग जहां के क्लाइमेट क्या है ये पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। अब ओशियनोग्राफी में आप ओशियन करंट जो है ये एक मिसलिनियस पार्ट होता है, इससे सवाल कई बार देखने को मिलते हैं। वार्म ओशियन करंट क्या होता है, कोल्ड ओशियन करंट क्या होता है, एल नीनो ना नीनो ये सब क्या होता है, इससे सवाल उठते ही हैं। हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे सवाल देखने को मिलेंगे इन सब चीजों से। ये ज्योग्राफी का सेक्शन में आपको बता रहा हूं। तो अगर समराइज करूं तो ज्योग्राफी में आपको मेन पार्ट पढ़ना क्या है, तो पहले तो आप एज अ होलसम रिवर्स पढ़ लो, ईस्ट वेस्ट ये एक इजीएस्ट पार्ट होता है जिसने नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी। सेकंड आप माउंटेन पढ़ लो, ठीक है, माउंटेन रेंजेस जो स्टार्ट होंगी वेस्ट टू ईस्ट इनको पढ़ लो सारी की सारी। प्लेट्यूज पढ़ लो, नॉर्थ साउथ जितने माउंटेन्स हैं ये पढ़ लो। आप रेलवे जोन सारे के सारे पढ़ लो। उसके बाद आप देखोगे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़ लो सारे के सारे, इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज पढ़ लो सारी। फिर आप इसके अंदर और दब जाओगे, सॉइल देख लो, अलग अलग रीजन के कौन कौन से सॉइल हैं और उन सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, इसको पढ़ लोगे, आपका काम अच्छे से बन जाएगा। वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो आप ये ना स्टार्ट करो कि हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर देश को पढ़ोगे, नहीं। अब मिसलिनियस पार्ट में ये भी आता है, लैटिट्यूड पढ़ो, लॉन्गिट्यूड पढ़ो, जितने सोलर सिस्टम में आपके प्लैनेट्स हैं उनको पढ़ो, ठीक है। अब ये गलती से गलती बच्चे क्या करते हैं, डेंसिटी पढ़ रहे हैं मरकरी की बैठ के, अरे मालिक मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं हो सब करने का, टाइम पास कर रहे हो अपना आप खाली। मरकरी पढ़ लिया, इनर पैनल आउटर पैनल, अभी तक सीडीएस का पैटर्न बता रहा हूं, जो सोलर सिस्टम से कई बार सवाल उठाए वो उठाए, इनर प्लैनेट क्या होता है, आउटर प्लैनेट क्या होता है, जोवियन प्लैनेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है, ये इसके ऊपर सवाल उठे। डेंसिटी नहीं पूछी जा रही वहां पे, या ये नहीं बोल रहे कि भाई सूर्य से आप सैटर्न की दूरी बताओ, फालतू है। डेटा बेवजह अपने दिमाग में आप डाल रहे हो बेटा, कोई भी मतलब नहीं इन सब चीजों का। उठ गया तो उठ गया, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। अर्थ के ऊपर आओगे तो अर्थ में आपको उसके फिजिकल फीचर्स में आप देखोगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसकी क्या है, लैटिट्यूड कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। अपने दिमाग में ट्रिक बना के रखो कि आखिर में टॉपिक को समझो कैसे। अब लैटिट्यूड है, अक्सर बच्चे समझते हैं लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, मतलब ऐसी ऐसी लाइन जो गोल गोल है वो लैटिट्यूड होगा, एनसर्कल्ड लाइन, ठीक है। अपने खुद से आप क्रिएट करो, ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं, खुद से उस चीज को जितना ज्यादा आप ट्रिक बनाओ, खुद से ट्रिक बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे कई बार बोलते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा लैटिट्यूड कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितनी कंट्रीज हैं, सवाल उठता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितनी कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितनी कंट्रीज हैं, तो ये सब सवाल उठना श्योर है, उठ जाते हैं सवाल। अब इंडिया लेवल पे देखोगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कितने स्टेट्स आते हैं। अब अक्सर ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट रट लियो, नहीं। सवाल को और प्रिसाइज किया जा सकता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हो रही है जिन जिन कंट्रीज से, उनमें और कौन कौन से वाटर चैनल है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज से पास हो रही है, यहां पे घुमा देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये अनसर्टेन है, ये बच्चों वाला एसएससी वाला काम करके मत जाना, रट्टाफिकेशन वाला वो कंफ्यूजन में आपको डाल देगा उठा के, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये पार्ट खत्म करो अपना। इसके बाद इंटरनली जो पढ़ना वो पहले फोकस मिसलिनियस पार्ट पे करना, अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है अभी तक, और जिसने ये एज अ होलसम एनसीईआरटी पढ़ ली है या फिर जिसने पूरा एज अ होलसम रिवीजन कर लिया है, तो बेटा आप कुछ मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको रिवीजन करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ। गलती से भी ना डीमोटिवेट ही मत होना, यार शायद मैंने कम तो नहीं पढ़ा, आपने पर्याप्त पढ़ लिया है। अगर आपसे एक चीज बोलो, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है ज्योग्राफी की 11th की दोनों पार्ट कॉन्सेप्चुअली पढ़ ली है, तो बेटा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम मैक्सिमम हो चुका है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी, और उनको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि शुभम इस टाइम की रियलिटी ये है कि बच्चे, 1 महीने तो बाकी है, लेकिन इस 1 महीने में भी बच्चों की अलग अलग कैटेगरी है। जैसे एक अगर कैटेगरी डिवाइड करूं तो कैटेगरी ए में ना वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अच्छे से रिवीजन कर लिया है, मॉक दे रहे हैं वो, और मॉक में 70% से ज्यादा उनका स्कोर आ रहा है। बेटा इस समय आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की गलती भी मत करना, सिर्फ और सिर्फ आप डेली उठ के अपना माइंडसेट स्टेबल रखो, क्योंकि माइंडसेट स्टेबल रहेगा तो एग्जाम निकलेगा। नहीं तो कई एग्जाम्पल मेरे पास खुद के ऐसे हैं कि जो बच्चे रिकमेंडेड हैं वो रिटर्न नहीं निकाल पाते। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, बट इट्स जस्ट माइंड में उनके दिमाग खराब हो जाता है। तो इनको ना सिर्फ रिवीजन करो। जो कैटेगरी बी वाले बच्चे हैं उनका क्या है कि उन्होंने ओवरऑल, ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, बड़े सीरियस है लेकिन सीरियस के लिए, लेकिन पूरा मॉक तो शुरुआत की ही नहीं है। कैटेगरी सी वाले ऐसे बच्चे हैं, सीरियस है एग्जाम के लिए, पढ़ा कुछ नहीं है, वो मतलब थोड़े से शो ऑफ में लग जाते हैं, इवन दो
कोर्सेज में मैंने कुछ बच्चों को देखा, नाम के पहले जनरल लिख रहे हैं वो। देखने के बाद मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये जनरल लिखने क्या मतलब है आपका? कुछ लिख रहे हैं पैरा ऐसा, फिर उसका नाम आ रहा है उन बच्चों का। तो इवन तो मैंने कुछ को बोलने का, भाई पहले सेलेक्ट हो जाओ, अभी शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उनका दिमाग आधा शो ऑफ में जाता है, स्टेटस लगा रहे हैं, इन सब में टाइम वेस्ट मत करो। जब आपका एग्जाम निकलेगा बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स की पोस्ट लगेगी, अभी से लगाने का शो ऑफ करने का कोई मतलब नहीं। एक रिक्वेस्ट है, एग्जाम जो डी लास्ट कैटेगरी ये फालतू है, इनका मतलब सिर्फ ये चलो फॉर्म निकला है भर के चले आते हैं, देखते हैं पेपर कैसा है। तो आपका जो कंपटीशन होगा वो केवल और केवल होगा 50 से 60 हजार, उससे भी कम बच्चों में होगा। और मेजरली केवल 2 ग्रुप ए और बी में कंपटीशन होता है, सी डी कैटेगरी ऐसी चली जाती है। तो ए वालों के लिए बेटा कुछ मत करो, सिर्फ रिवीजन करो। ये जो चीजें बता रहा हूं मैं, ये कैटेगरी बी वाले बच्चे ज्यादा फोकस करो, कैटेगरी सी वाले भी बेटा अभी समय है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे, आपका काम बन जाने वाला है इसमें। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए एज अ होल सम। अगर ज्योग्राफी में आपको जो मैंने समझाया, अगर इतना आप कर लेते हैं, इवन तो मैं प्रिसाइज करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक एज अ पीडीएफ फॉर्म में कोशिश करूंगा दे दूं, कि इन टॉपिक्स को आप अगर फोकस करोगे तो आपका मैक्सिमम काम बन सकता है। पर अभी मुझे एक बात जाननी है, एग्जाम बैटल आपकी एक ऐप है, 1 मार्च से आप 1 महीने का पैच भी स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या आप उसमें यही चीजें पढ़ाओगे सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ाओगे? हाँ 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 बिल्कुल, उसमें हम मेजरली फोकस जो करेंगे वो सारी की सारी सब्जेक्ट पे करेंगे, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, उसमें साइंस भी इंक्लूडेड रहेगा, उसके अंदर आपकी इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, मैथ्स सब इंक्लूडेड रहेगा उसके सारे के अंदर। सारे मेन टॉपिक इंक्लूड रहेंगे रेदर देन सारे, पूरा पढ़ाने की जगह? बिल्कुल बिल्कुल और उसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, बिल्कुल जिससे वो टॉपिक छूट ना जाए गलती से? राइट। इसमें प्लान कैसे हुआ है कि सपोज 1 मार्च को मैंने एक टॉपिक रखा, मान लेते हैं पॉलिटी का एक बहुत ही बेसिक स्टार्ट होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या मान लेते हैं मैंने बोल दिया कि भाई हिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे हम वैदिक एज या फिर मौर्य। तो पहले आपका एक लेक्चर चलेगा, पूरा लाइव लेक्चर होगा, उसमें पूरा टॉपिक समझाया जाएगा लाइव। समझाने के बाद आपको उसी का नोट्स देंगे, और नोट्स देने के बाद उसी का आपको टेस्ट देंगे। लेकिन ये टेस्ट मॉक फॉर्म में नहीं रहेगा, ये टेस्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी जो कोर्स चल रहा है ऑलरेडी हम लोग का, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हम लोग देते हैं बच्चों को, वो मेजरली देते हैं सारे सारे प्रीवियस ईयर पैटर्न के क्वेश्चन, एंड इवन दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही 90% रहते हैं, ताकि बच्चे को एटलीस्ट भरोसा हो सके कि जो नोट्स पढ़ रहा है उसी नोट्स से क्वेश्चंस उसको मिल रहे हैं। और इवन तो मैं ये नहीं कहूंगा हमारे नोट्स बहुत एकदम बोलते हैं ना 100% है, हम नोट्स को बोलने से पहले पैटर्न को बोल रहे हैं, हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर पैटर्न को आप भी फॉलो करोगे तो मे बी आप हमसे अच्छा नोट्स बना दो, मैं ये खुद कह रहा हूं। ठीक है, तो हाँ हम बिल्कुल उस चीज को फॉलो करेंगे, और विद इन अ मंथ कोशिश करेंगे कि बच्चे का पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो बी और सी कैटेगरी वाले हैं, मैं अगेन कह रहा हूं बेटा, ए कैटेगरी वाले आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। आप फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करोगे उसका कोई मतलब है नहीं, आप केवल रिवीजन करो, मॉक लगाओ, आपका काम सेट है। ये जो बी सी कैटेगरी और मोर देन 70% है ये, इनके लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चीज को नहीं पढ़ा है तो मे भी शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये। फिर एनफ सर, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वो जो कैटेगरी चूज कर रहा हूँ मैं, स्पेशली साइंस को जो मैं लेने वाला हूँ, ये साइंस जो फेवरेट होती है, ये फेवरेट होती है साइंस वाले स्टूडेंट की। इसको हाथ नहीं लगाते आर्ट एंड कॉमर्स वाले, कि उनको पता है भैया यहाँ तो हाथ जलना ही है, हमने आज तक अगर इतना ही पसंद होता तो हम बचपन में ही ले लेते साइंस। तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या सीन है सर? देखिए शुभम, मैं आपको अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अगर मैं आपको वेटेज बताऊं, मोर देन 30 क्वेश्चंस फिक्स है। 30 क्वेश्चन लिखे हैं आपके, आएंगे ही आएंगे ओवरऑल पूरे साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। लेकिन ये इतना एक लेंथी टॉपिक हो जाता है, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक प्री कंसीव थॉट आ जाता है कि भैया हमें तो साइंस होना मस्ट है, वरना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आंसर इज नो। मैं जो भी बोल रहा हूं उस बात को रीक्रॉस वेरीफाई करना आप एक बार, कि भाई ये जो सर ने बोला क्या सही है गलत है। इवन तो मैं इसी बार की बता रहा हूं, सीरियस 2 2021 में मोर देन 90% क्वेश्चंस जितने भी आए हैं साइंस से, वो सब के सब एनसीईआरटी से। एक बहुत बड़ा, और एनसीईआरटी कौन सी, क्लास 9th और क्लास 10th। तो आपने 10th तक तो सभी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो चाहे इंजीनियर हो वो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे मास्टर किया हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज वेदर योर बेसिक पार्ट इज स्ट्रांग और नॉट। अगर ये स्ट्रांग है तो काम बन जाएगा। और अगर आप प्रिसाइज बोलें कि सर फिजिक्स में क्या पढ़ें, केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, या बायो में क्या पढ़ें,
तो अगर आपको सपोज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में क्या करो, क्लास 9th की किताब उठाई आपने, या आप उसमें सिर्फ एक काम करो, स्टार्ट करो मैटर से, मैटर पढ़ा आपने। अब मैटर अगर पढ़ोगे ना, मैटर पे पूरी कहानी बेस्ड है, बिना मैटर के केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप मानते हो नहीं मानते शुभम इस जी चीज को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिना मैटर के एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब मैटर चैप्टर सबसे पहले है, उसके बाद मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। तो जितनी भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो बेटा, उसका फ्लो चार्ट बनाओ। सपोज मैटर देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा मैटर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया, फिर देखोगे प्योर सब्सटेंसेस है, उसके बाद देखोगे मिक्सचर है, मिक्सचर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो फ्लो चार्ट बनाते चलो और उसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलो। अब जो प्योर सब्सटेंस देखोगे उसके अंदर एलिमेंट आएगा। अब एलिमेंट पे ही क्लास 10th में चैप्टर बेस्ड हो गया मेटल नॉन मेटल। देखिए इंटरडिपेंडेंट है सारा का सारा, और हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। मैं कहता हूं बेटा आप एक चैप्टर को पकड़ो, इसी चैप्टर को फंडामेंटल मान लो और इसी में फ्लो चार्ट बनाते चले जाओगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में एलिमेंट देखोगे, कंपाउंड देखोगे, लेकिन कंपाउंड से ही आप देखोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट आएगा। एलिमेंट को डिवाइड करोगे मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। अब इसी मेटल को आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में डिवीजन हो जाएगा इसका, यही तो है। और इसकी बेसिक यूनिट एटम्स आएगी, और एटम एंड इट्स मॉलिक्यूल अलग चैप्टर, उसी के जस्ट बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। अब उसके अंदर जो क्वेश्चन कई बार उठता है वो है एटम्स की थ्योरीज। एटम के ऊपर अलग अलग लोगों ने थ्योरी दिया, डाल्टन ने अपनी थ्योरी दे रखी है, थॉमसन ने अपनी थ्योरी दे रखी है, बोर ने अपनी थ्योरी दे रखी है। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो इनिशियल केवल 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए हैं बेटा, आपका काम बन जाएगा। केमिस्ट्री में बता रहा हूं। और आप स्किप कौन सा कर सकते हो? जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, पीरियोडिक टेबल छोड़ दो, केमिकल रिएक्शन छोड़ दो, नहीं कर पाओगे आप। H2SO4 प्लस फलाना ढिमकाना उसमें आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, मत करो। लेकिन जो रीडिंग पार्ट है, रीडिंग पार्ट कर लो, उसकी हिंदी भी पढ़ लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे अब प्योर सब्सटेंस, सब लोग सोचते हैं प्योर सब्सटेंस है क्या? अरे भाई प्योर की हिंदी कर दो। प्योर मतलब क्या होता है? एकदम साफ, बस। मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिलावट। आप उसकी हिंदी करके पढ़ लो, आपका काम बन जाने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा 20 में 20 मार के आओगे, लेकिन जहां कुछ नहीं वहां थोड़ी बहुत आपको खुद में कॉन्फिडेंस लेके, हाँ सर ने बताया है, कहीं ना कहीं इससे मेरा बेनिफिट जरूर से जरूर होगा, ठीक बिल्कुल। है। मैं सर आपको आपकी टेक्निकल बात में पार्ट में आपको नहीं टोकना जाना। चाह रहा हूँ, सॉरी, बट यहाँ जी पर ना हम आप समझो कि आप ना साइंस से घबराओ मत। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। हो सकता है बचपन में वो एनसीईआरटी आपको ना समझ में आती हो, बट अभी आपकी एज 21-22 साल है, उससे ज़्यादा आपकी इंग्लिश ठीक ठाक हो गई और आपको समझ में आ जाती है आराम से। उतनी आपकी अंग्रेजी है और आपको साइंस बहुत आराम से समझ में आएगी। सर ने आपने कई बात बताई केमिस्ट्री में, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप बायो पढ़ रहे हो, एनाटॉमी मत पढ़ो। आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ो, एनिमल मत पढ़ो, प्लांट जरूर पढ़ो, पर पूरी बायो पढ़ो। सेल आपकी बची है आपके पास आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका बाकी किडनी, ये जो सारा काम है ना, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पूछा जाएगा आपका। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि एनाटॉमी साइंटिफिक नेम ऑफ फलाना एनिमल क्या है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप राइट डिजीज राइट। पढ़ो, आप ब्लड करो, खत्म। दैट्स इट, द साइंस इज ओवर देयर। सेम बात फिजिक्स है। राइट हो सकता है आपको न्यूमेरिकल से घबराहट होती हो, बट पूरी फिजिक्स न्यूमेरिकल थोड़ी ना है। आप न्यूमेरिकल को अभी स्किप भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। एनसीईआरटी से घबराओ मत, एनसीईआरटी काफी है। बट मैं सर यहाँ पर एक बात देना चाहूंगा। लेट मी आपने आपने सीधे एक बात बोली थी एग्जाम बैटल में। फर्स्ट मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक बार चेक चेक जरूर करना, क्योंकि मेरी तो सर से बात होती रहती है। सर ने मुझे बताया, शुभम अगर बच्चे को इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जो पढ़ रहा है वो पास्ट ईयर पेपर में नहीं दिख रहा, तो वो उसका कॉन्फिडेंस वहीं हिल जाएगा। मैं बात करना चाहूंगा साइंस की। सर साइंस का सिलेबस लिमिटेड होता है, बहुत बट लिमिटेड है। आपको पता होगा पूरी साइंस एप्लीकेशन बेस आती है, राइट। और बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट रटने वाला बन जाता है। हम्म। इन लोगों को ये बात नहीं पता। आप इस बात का ध्यान कैसे रख रहे हो? शुभम देखिए, आपने एक पॉइंट बोला एप्लीकेशन बेस्ड हाँ आता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। बताइए। इस बार के जो साइंस के क्वेश्चंस थे, इवन दो कुछ सवाल थे हीट के ऊपर थे, केमिस्ट्री में कुछ सवाल थे, उन्होंने ग्लॉसरी से, जो आप लोग एनसीईआरटी में बगल में एक्टिविटीज देखते हो ना, उससे सवाल उठे हुए हैं। बाप रे। आप क्लास 9th की जो मैटर एंड इट्स सराउंडिंग का मैटर चैप्टर है, उसके अंदर आप इनिशियली जैसे ही 2-3 एग्जांपल्स देखोगे, उस एग्जांपल से सीडीएस 2 2009 में करीबन 4 से 5 सवाल उठे। चेक इट आउट। तो एप्लीकेशन बेस्ड है तो शुभम, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं 80% चांसेस है कि वो भी एनसीईआरटी के एप्लीकेशन से उठा देंगे। वो खुद से आविष्कार नहीं कर रहे हैं चीजों का। ये चीज नोटिस की, और अक्सर बच्चे बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड आ गया। आप उसके ही एप्लीकेशन पढ़ लो जो एनसीईआरटी में दिया है, उसमें आपका काम बन जाएगा। अब अगर मैं आपको प्रिसाइज होके बताऊं, बायो में, तो बायो में आपने सेल्स पढ़ा, सेल्स के अंदर सेल्स के ऑर्गेनल्स पढ़ लो,
काम हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, आप सेल्स में डिवीजन नहीं कर पाते, एनिमल सेल कौन सी है, प्लांट सेल कौन सी है, इसी पे सवाल पूछते हैं, सेल वॉल किसके है, इस बार कई आया बार था, सवाल इस पूछा बार आया है। था। हाँ, इवन दो सवाल आते हैं इस तरह से, हाँ टिश्यू के ऊपर पूछे जाते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कौन सा परमानेंट टिश्यू है। फिर आप देखोगे जाइलम फ्लोएम, हर बार सवाल कहीं ना तय कहीं है, घुमा फिरा के मिल एनिमल जाता है। टिश्यू पूछे ना पूछे, प्लांट टिश्यू फेवरेट है सीडीएस का, पक्का, पूछना हाँ। तय है। जाइलम फ्लोएम जी। पूछना तय है, मोहब्बत है उसको। सर एक बात मैं राइट। बताता हूँ, इसको लंबा हो जाएगा, वरना मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ आपसे। आपने न्यूमेरिकल जी, हटा दिया, आपने कई सारी चीजें रटने का हटा दिया, 30 में से कितने क्वेश्चन बच्चा करके आएगा? अगर 30 में से बच्चे ने, मैं आपसे बता रहा हूं, अगर उसने इतना काम कर लिया है, मोर देन 15 करके आएगा वो, मोर देन 15 आराम से करेगा वो। ठीक है। सिर्फ वो न्यूमेरिकल पार्ट भूल जाए सारा का सारा, वो केमिस्ट्री के सारे जितने इक्वेशन बेस्ड है सब भूल जाए, वो इतने में 50% आराम से करके आएगा। क्योंकि आपको जो पीडीएफ देखोगे ना, वहां पे आपको दिखेगा कि टॉपिक क्या है उसके अंदर, और टॉपिक को रिक्रॉस करोगे आप तो आपको चेक दिखेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक जो है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, या तो एनसीईआरटी के एक सिंपल पॉइंट्स पे उठे हुए हैं। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से होगा, आपको स्क्रीन पे कैलकुलेशन दिख रही होगी, सर ने जो कैलकुलेशन करी थी 10 10 15, वो 35 बैठ गई। मैंने जो करी थी 8 8 10, वर्स्ट केस दैट बिकेम 26। तुमने 3 सब्जेक्ट अभी करे हैं, तुमने सारा पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं किया है, तुमने करंट अफेयर नहीं किए है, तुमने इकोनॉमिक्स नहीं किया, तुमने पॉलिटी नहीं किया, तुम्हारा सीडीएस का जीएस पेपर क्लियर हो गया। एंड सर थैंक यू सो मच, आप इतना जो समराइज करके बच्चों के लिए बना रहे हो ना अभी अपनी ऐप पर, हम्म। ये शायद हमारे टाइम में होता तो मैं शायद हिस्ट्री से घबराता नहीं। जब भी हमारी बात होती है मैं कहता हूँ सर हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हिस्ट्री से मेरा आप मन अक्सर बन रहा कहते है। बट थैंक यू सो मच, यू डू द लॉट ऑफ हार्ड वर्क सर। बट मैं हैं। यहाँ से हाँ। आगे लेके चलना चाहूंगा आपको। साइंस बात कर ली हमारी, पॉलिटी, हम्म। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। राइट। पॉलिटी से ना मान के चलते हैं बहुत रटना है, बहुत रखना है, पता नहीं कितने आर्टिकल्स रटने पड़ जाएंगे। इकोनॉमिक्स तो भैया ना साइंस वाले हाथ लगाते हैं, ना आर्ट्स वाले हाथ लगाते हैं, कॉमर्स वाले भी कभी कभार हाथ लगाने में लगाते हैं कि भैया अगर करना है तो करना है, अगर इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट हुआ तो। हम्म। ठीक है, अभी आप क्या कहना चाहोगे, आपके पास 3 सब्जेक्ट और बाकी हैं। आपको मैं अगेन स्पेसिफिक बताऊंगा हाँ। कि आप क्या पढ़ें इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और पॉलिटी में क्या पढ़ें। हम्म इकोनॉमिक्स में बोल रहा हूँ बेटा, केवल इतना पढ़ना, जो हम्म कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं हम्म उन्हें पता है ये बात। सिर्फ और सिर्फ मार्केट कंपटीशन अच्छे से पढ़ लो आप। मार्केट कंपटीशन पढ़ने के लिए एनसीईआरटी क्लास 12th खोलो, वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपके आई थिंक सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। मार्केट कंपटीशन जरूर पढ़ो, फॉर श्योर सवाल आता है। मनी मार्केट जरूर पढ़ो आप लोग, डिमांड सप्लाई और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इतने जो मैंने बोला इसको लिख लो। आप नोटिस करो, जो सवाल इकोनॉमिक्स से उठेगा या तो वो इन चीजों से उठेगा, या तो वो करंट अफेयर से पूछ लेंगे, बजट के ऊपर सवाल उठा देंगे। अब बजट में अक्सर पूछते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर के लिए आपको पता तो होना चाहिए एक्सपेंडिचर होता क्या है। अब अक्सर होता क्या है, बच्चे सोचते हैं भाई इकोनॉमी मतलब पूरा का पूरा नेशनल इनकम। मैं कहता हूं बिल्कुल मत पढ़ो। इकोनॉमिक्स के 2 सेक्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं कहता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स को साइड कर दो, आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से फोकस करोगे, और उसमें भी जो मैंने स्पेसिफिक बताया, डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, आपका मार्केट कंपटीशन, ये और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इतना पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद बैंकिंग टर्म्स कुछ होते हैं, बैंकिंग रेट्स होते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है बैंक का रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या होती है। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आप इन चीजों को पढ़ो, आपका काम बन जाएगा। अगर ये भी नहीं पढ़ने का मन है तो एक चीज बोल रहा हूं, एनसीईआरटी खोलो, लास्ट पेजेस खोलो, वहां पे टर्म्स मिलेंगे ग्लॉसरीज के, चुपचाप घोल के पी जाओ। इतना तो कर सकते हो, 2-3 पेज भी नहीं पढ़ सकते हो आप मेरा कहना मानो, एनसीईआरटी खोलो 11 12th की, लास्ट पेज खोलोगे, हर एक टर्म एक्सप्लेन्ड फॉर्म में मिलेगा, उसको पढ़ो, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। रेस्ट सेक्शन जो बचेगा इकोनॉमिक्स का, वो रहेगा करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में आप उसको इकोनॉमिक एक सेपरेट सेक्शन बना लो, जिसमें आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जितनी भी चीजें की जाती हैं वो सब इकोनॉमिक्स में आएंगी, सब इकोनॉमिक्स में आएंगी, चाहे वो बिल्कुल बजट हो, बिल्कुल सही कुछ बात। भी हो। एक ठीक है। एडिशन बात छोटी सी, सर ने वैसे सब कुछ बता ही दिया है। लॉरेंस कर्व हाँ। आपने इस बार अगर सीरियस दिया है तो आपने सुना होगा, हाँ। ग्राफ मात्र 4 से 5 है। हर बार सीरियस देख लो, तुमको ये ग्राफ दिखेंगे दिखेंगे, ये बात श्योरिटी है। राइट। तो इफ यू एबल टू डू दोस ग्राफ, एक क्वेश्चन तुमने ऐसे ही सही कर दिया। खैर सर इकोनॉमिक्स की बात करें, आपने बहुत एकदम क्लैरिटी दे दी है। कितने करें, 15 क्वेश्चन मान के चले ऑन एवरेज, 15 से 12 आते हैं, कितने क्वेश्चन इस बार आप कहेंगे? अगर आपने इतना लास्ट पेजेस एनसीईआरटी के अच्छे से पढ़ लिए हैं,
और आपने करंट अफेयर्स पे अच्छा ग्रास्प कर लिया, अगेन एटलीस्ट मैं कह रहा हूं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का बच्चा है वो 5-6 सवाल तो मार के आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। मैं और जो 2 या 3 मानता हूँ, सॉरी सर मैं आपकी हाँ बात काट दी, 2 या 3 मानता हूँ मैंने, और कम करूंगा। कॉमर्स करके आएंगे। ठीक है, चलो ये बात हो गई सर। जी पॉलिटी, वी आर टूवर्ड्स द ओके। एंड, पॉलिटी का क्या करें? अब देखिए पॉलिटी में स्टार्टिंग बच्चे करते क्या है, बड़ा जोश होता है यार हमें ना पूरी पॉलिटी खत्म करनी है, स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक आइडल किताब उठाते हैं, एम लक्ष्मीकांत। नो डाउट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन तभी अच्छी है अगर आप उसमें कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ोगे। अगर सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे आपके दिमाग में सिर्फ डेटा जाएगा, लेकिन समझ कुछ भी नहीं पाओगे आप लोग। तो इसलिए हर एक चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इवन दो हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर आपने टॉपिक्स को कोरिलेट करना सीख लिया ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पॉलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती बिना ब्रिटिशर्स के। अगर आप देखोगे तो हमारी पूरी की पूरी पॉलिटी बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अक्सर खोलते हैं भाई साहब, अब आर्टिकल पढ़ने बैठ गए, आर्टिकल ए कहता है कि हाँ यूनियन एंड स्टेट, अब रट्टा मार रहे हैं सारे के सारे। क्यों मार रहे हो भाई, किसने कहा आपसे रट्टा मारने को? पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो ना। ये नहीं कह रहा सवाल नहीं पूछे जाते, मैं कह रहा हूं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके। अगर मैं आपसे स्पेसिफिक बोलूं कौन कौन से टॉपिक पढ़ो तो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आप पढ़ लो फंडामेंटल राइट्स। सवाल उठते हैं, सिटीजनशिप भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सवाल कम दिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल दिखेंगे, एसपी से सवाल दिखेंगे आपको। प्रेसिडेंट में भी, प्रेसिडेंट ये नहीं पूरा प्रेसिडेंट एकदम पूरा टॉपिक खोल के बैठे हो पढ़ रहे हो, नहीं। प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वीटो पावर, फाइनेंशियल पावर, पार्डनिंग पावर, ये सब पावर्स इंपॉर्टेंट है। तो आप स्पेसिफिक उसको पढ़ो। वाइस प्रेसिडेंट को एक लाइन में पढ़ लोगे आप, वो 2 पेजेस में है वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइड करो अभी, उसको पढ़ने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, टाइम बचता है तभी पढ़ना। उसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होगा आपका सेंटर स्टेट रिलेशन। जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन को देखोगे तो वहां पे आपको कमिटीज दिखेंगी, बहुत अलग अलग टाइप की कमिटीज हैं। उन कमिटीज को जरूर देखना आप लोग, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है वो एक बार में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो उस पर फोकस करते हैं कि उस कमिटी के फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं केवल उन्हीं पे डिस्कशन हो, उन चीजों को डालने की कोशिश करते हैं। कमिटीज पे अच्छा फोकस करना। उसके बाद जो सेक्शन शुरू होगा वो आपका वही सेम कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला। वहां पे आप अगर मेन फोकस स्टार्ट करना पंचायती राज, फॉर श्योर मिलता है। पक्का सवाल है, पंचायत पक्का सवाल है, लिख लो, हर पक्का साल पक्का, आता है, हाँ तय है। श्योर है। एक हाँ बात और सर के ऐड कर दूंगा, सर ने सब कुछ बता दिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क होता है ना उसको पूरा मत पढ़ना, जहां से सिर्फ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले गया है, यूएसए से ये लिया गया है, न्यूजीलैंड से लिया गया, बस उतना ही पढ़ना, दैट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। किसने फलाना, कौन रहा प्रेसिडेंट, कौन रहा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता, तय है। एक लास्ट राइट। पार्ट सर की तरफ से और ऐड कर देता हूँ, रिट्स। हाँ रिट्स वो आपका फंडामेंटल क्वेश्चन राइट्स में हर आते हैं। दूसरे तीसरे साल में पता नहीं क्या मोहब्बत आ जाती है, चलो एक मुफ्ती का क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, हरबीज कॉर्पस राइट। पूछते रहते हैं, पता नहीं क्या पसंद है उनको मोहब्बत में उनमें। तो ये पूरा कहानी हमारी पॉलिटी की है। कितने क्वेश्चन कहेंगे सर आप? तो आपको 20 क्वेश्चन श्योर है मिलना पॉलिटी से, ठीक है? अब उसमें से अगर आप इतने पॉइंट्स पे फोकस करते हो 40% कर लोगे, आप आराम से 40% कर लोगे आराम से, अगर आप इतने इनफैक्ट। पोर्शन पे जी फोकस बिल्कुल करते बिल्कुल हो बिल्कुल तो, बिल्कुल। ठीक है? और आप शॉर्ट अगेन में, ये बातें उन बच्चों को थोड़ा सा लग सकती हैं जो ए कैटेगरी वाले हैं, जिन्होंने एक तरफा सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 महीने के अंदर पॉसिबल नहीं है निकालना एग्जाम, बल्कि मैं ये बोलूंगा भाई आपका सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है 1 महीने में। अगर आप करने पे आओगे तो बेटर है पहले आप उन चीजों पे फोकस करो जो प्रीवियस पैटर्न पे चल रही हैं। अगर इस पे फोकस करोगे तो एग्जाम निकले ना निकले बट अपने चांसेस जरूर इंक्रीज कर लोगे आप एग्जाम निकलने के। So this is the reason why I'm saying कि if you are focusing, so focus on important points. Focus on those points on which questions were asked in past year papers. What were the concept and what can be the concept in your upcoming papers. बिल्कुल सही बात, यहाँ तक की हो गई कहानी। सो आपने 20 के करीबन बोले। 20 के करीबन बोलने का कारण ये होता है क्योंकि यही चीज़ें हैं जो डेफिनेटली पॉलिटी में पूछ जाती हैं हर बार। दिस इज द ओनली Right. सेक्शन विच यू आर टू श्योर कि आने वाला क्या है।
राइट। यहाँ से सारा हो गया। अब हम आपको ज्यादा बोलेंगे तो आपका दिमाग ना गर्म होना शुरू हो जाएगा, लिखते लिखते खत्म हो गए होगे। करंट अफेयर की पूरी लिस्ट आपके सामने है, एग्जैक्टली वही आता है। वहां पर लिखा है कि करंट अफेयर में स्पोर्ट्स करना है, क्रिकेट नहीं करना है। टेनिस और F1 रेसिंग वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स है। आपसे हमेशा ट्रॉफीज के नाम पूछे जाते हैं। अबे हॉकी और फुटबॉल के ही तो नाम होते हैं, क्रिकेट में तो किसी ट्रॉफी का नाम होता ही नहीं है। और वर्स्ट से वर्स्ट केस गोल्फ की ट्रॉफी पूछ ली जाती है। तो ऐसे मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है, सर ने ही बनाई है आपके लिए। मैं कहूंगा अगर आप पे समय कम है, ज्वाइन द एग्जाम बैटल, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसा सर कह रहे हैं चुपचाप करते जाओ। उसमें मैं देखो यार, मैं तुम्हें डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, पर बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि इन्होंने लगा दी है। मैं फिर से इनकी मेहनत आपको स्क्रीनशॉट फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। और ये पूरी मेहनत आपके लिए कर चुके हैं। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। विश्वास रखो, आराम से काफी ज्यादा चांसेस आप निकाल दोगे। टोटल आप इस चीज का पूरा अगर आप चिट्टा बना रहे हो ना, ये सर की तरफ से अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन बन गए हैं और मेरी तरफ से अराउंड 30 के आसपास बन गए। तो दोनों में से कुछ भी मान लो, एग्जाम तो निकल गया तुम्हारा। और आई एम श्योर सर आपने इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी होगी, आई एम 200% श्योर। एंड राइट। एग्जाम मतलब इंग्लिश तो मैं वैसे पढ़ाता हूँ, बट सर के बारे में खास बात यह है कि जो टॉपिक कराया उसके देख पास्ट ईयर में देखे छपे छपाए क्वेश्चन है। So that's too good. एक्सरसाइज में वही देते हैं। And I wish you all the best to your students अब। थैंक And यू सो मच। मज़ा आ गया, मतलब ऐसा सेशन तो रेयर ही करने को मिलता है। मज़ा आ गया। So thank you so much. थैंक यू, Thank थैंक you. यू। ओके Okay. सर, ओके, Thank you. बाय, जय हिंद जय sir. हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।